फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन किसे कहते हैं, प्राइस एक्शन के रूल्स क्या क्या हैं, किसी चार्ट पे इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव किसे कहते हैं, इसके साथ साथ चार्ट पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या क्या हैं। सो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज़ में पहले और दूसरे एपिसोड में हमने कैंडल स्टिक के बारे में समझा। कैंडल स्टिक की एनाटॉमी क्या होती है, किसी कैंडल में कैसा प्राइस एक्शन होता है और कैंडल किस तरह के मोमेंटम को दिखाती है, इन सारी बातों का डिस्कशन हमने किया। इसके साथ साथ हमने समझा कि एक कैंडल के एनालिसिस के बाद दूसरे कैंडल में होने वाले प्राइस को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस एपिसोड को फिर से देखें, क्योंकि कैंडल स्टिक की एनाटॉमी और कैंडल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल इंफॉर्मेशन कैप्चर की है पहले और दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि किसी कैंडल की विक हमें प्राइस के रिजेक्शन को इंडिकेट करती है। इसके साथ साथ कैंडल की बॉडी हमें प्राइस के एक्सेप्टेंस को दिखाती है। अभी ये रिजेक्शन या प्राइस का एक्सेप्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना एक्यूरेट होगा, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि एक स्टॉक किस ट्रेंड में है। ये ट्रेंड क्या है, ट्रेंड कितने प्रकार का होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज के एपिसोड में कवर करेंगे। इसके साथ साथ स्टॉक के ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन को हम इस एपिसोड में कैप्चर करेंगे, ताकि किसी स्टॉक के ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझा जा सके। वो कहते हैं ना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप स्टॉक को किसी ट्रेंड के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं, आपके एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और साथ ही साथ आपके ट्रेड के सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। आज के एपिसोड में हम ट्रेंड पे बात करेंगे। अगर आज के एपिसोड का कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फीडबैक भी शेयर करें थ्रू कमेंट सेक्शन। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने जा रहे हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, ताकि एक इंडिविजुअल किसी स्टॉक को किस परफेक्शन के साथ ट्रेड कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर लें। इसके साथ साथ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न करना चाहता है तो उसे इस वीडियो से या इस चैनल से मैक्सिमम हेल्प मिल सके। ट्रेंड को समझने से पहले आइए समझते हैं कि एक स्टॉक का मूवमेंट किस तरह से होता है, यानी कि एक स्टॉक किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट किस तरह से देता है। अगर स्टॉक के प्राइस एक्शन की बात करें तो कोई भी स्टॉक कभी भी किसी सिंगल साइड में या सिंगल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं देता है। अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी स्टॉक के चार्ट को ऐसे चलता हुआ नहीं देख सकते। स्टॉक का मूवमेंट हमेशा एक प्रॉपर चैनल में होता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टॉक जब कभी भी एक इम्पल्सिव मूव देता है तो उसके बाद स्टॉक एक करेक्टिव या पुल बैक देता है एंड वापस फिर इम्पल्सिव मूव की तरफ कंटिन्यू हो जाता है। स्टॉक सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चार्ट पे मूव करता है, यानी इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, फिर इम्पल्सिव मूव, अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ट पे आगे बढ़ता है। सिमिलर अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो डाउन ट्रेंड में भी सेम प्राइस एक्शन होता है कि स्टॉक कभी भी सिर्फ डाउन ट्रेंड में नहीं रहता या गिरता ही नहीं रहता, वन साइडेड निगेटिव
प्राइस एक्शन नहीं दिखाता। स्टॉक एक निगेटिव प्राइस एक्शन या इम्पल्सिव मूव के बाद कुछ करेक्शन दिखाता है या पुल बैक लेता है, एंड उसके बाद फिर से उसी इम्पल्सिव मूव के साथ निगेटिव जर्नी स्टार्ट करता है, जो कि कंटिन्यू रहती है जब तक कि प्राइस का ट्रेंड चेंज ना हो जाए। प्राइस के ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ट्रेंड क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम आगे समझेंगे। फ़िलहाल हमें इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक में मूवमेंट इम्पल्सिव, करेक्टिव और इम्पल्सिव मूवमेंट के अकॉर्डिंग दिखता है। अभी ये इम्पल्सिव मूव क्या होता है या इम्पल्सिव मूव किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। सो इम्पल्सिव मूव को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। जब तक कि स्टॉक आपका अपने प्रीवियस प्राइस एक्शन से हायर प्राइस एक्शन मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है, सो इस तरह के प्राइस एक्शन को हम इम्पल्सिव प्राइस एक्शन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि जब कभी स्टॉक अपने प्रीवियस प्राइस एक्शन से, या आप कह सकते हैं कि अपने प्रीवियस कैंडल में होने वाले प्राइस एक्शन से हायर प्राइस एक्शन मेंटेन करता है, सो हमारा स्टॉक इम्पल्सिव मूवमेंट कंटिन्यू रखता है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक कैंडल में हमारे ओपन, हाई, लो और क्लोज एस्टेब्लिश होने के बाद जब हमारी नेक्स्ट कैंडल बनती है, तो नेक्स्ट कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज प्रीवियस कैंडल के प्राइस से हाई होता है। यानी ये चारों प्राइस एक्शन, करेंट कैंडल के प्राइस एक्शन प्रीवियस कैंडल के प्राइस एक्शन से हाई होंगे। इसको हम चार्ट पे और अच्छे से समझते हैं ताकि हमें एक इम्पल्सिव मूव की डेफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो जाए। अक्सर इस तरह की डेफिनेशन या इस तरह का क्लैरिफिकेशन यूट्यूब पे या गूगल पे आपको नहीं मिलेगा। सो आइए समझते हैं कि इम्पल्सिव प्राइस एक्शन किसे कहते हैं या इम्पल्सिव मूवमेंट को हम चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जैसा कि इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 कैंडल्स हैं जिसको न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई किया गया है, इंडिकेट किया गया है। सो अगर इन प्राइस एक्शन को हम गौर से देखें, सो हर एक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई, लो, क्लोज से ऊपर प्राइस दिखा रही है। यानी कि अगर हम पहली कैंडल को देखें तो एक कैंडल में प्राइस एक्शन हुआ, अकॉर्डिंगली इस कैंडल ने अपने हाई, लो, ओपन, हाई, लो, क्लोज का प्राइस एस्टेब्लिश किया या प्राइस एक्शन दिखाया। अभी जब हम दूसरी कैंडल को पहली कैंडल से एनालाइज करते हैं, सो हम देख पा रहे हैं कि इस दूसरी कैंडल के प्राइस एक्शन यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस पहली कैंडल के ओपन, हाई, लो, क्लोज सारे प्राइस से हाई है। सिमिलरली अगर मैं तीसरी कैंडल को एनालाइज करूं दूसरी कैंडल से या पहली कैंडल के साथ भी कंबाइन करके, सो हम देख पा रहे हैं करेंट कैंडल में ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस पिछली दोनों कैंडल के ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस से हायर साइड है। हेंस हम इस प्राइस एक्शन को एक इम्पल्सिव प्राइस एक्शन कहेंगे, यानी कि ये प्राइस एक सिंगल साइड मूवमेंट देता हुआ चल रहा है और अभी इस प्राइस में कोई भी करेक्टिव मूव नहीं आया है। आइए एक निगेटिव या डाउन साइड के इम्पल्सिव मूव को एनालाइज करते हैं। सो अगर मैं अपनी करंट या फिफ्थ कैंडल को के प्राइस एक्शन को देखूं, सो इस फिफ्थ कैंडल का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस पिछली यानी फोर्थ कैंडल के ओपन, हाई एंड लो प्राइस से लो इंडिकेट है। जब कभी भी हम निगेटिव कैंडल के इम्पल्सिव मूव को आइडेंटिफाई करते हैं, सो हमारा प्राइस, करंट प्राइस जो है पिछले सारे प्राइस से लो होना चाहिए। अकॉर्डिंगली फिफ्थ कैंडल के सारे प्राइस एक्शन फोर्थ कैंडल के सारे प्राइस एक्शन यानी ओपन, हाई, लो, क्लोज से लो हैं। अगर फोर्थ कैंडल को हम थर्ड से एनालाइज करते हैं तो सेम क्राइटेरिया अप्लाई होता है, यानी कि फोर्थ कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइस एक्शन
थर्ड कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज प्राइस एक्शन से लो हैं। ये सारे प्राइस एक्शन प्रीवियस कैंडल के प्राइस एक्शन से लो हैं। थर्ड कैंडल का भी प्राइस एक्शन सेकेंड कैंडल के प्राइस एक्शन से लो है। हेंस हम इस सारे प्राइस एक्शन को कैंडल नंबर 1 से कैंडल नंबर 5 तक एक इम्पल्सिव डाउन या निगेटिव मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। चूंकि अभी इसमें कोई करेक्टिव मूव नहीं नज़र आया है, सो हम प्राइस एक्शन को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आई चार्ट में हम इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव को एक साथ आइडेंटिफाई करते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कैंडल्स नंबर 1 से 5 तक हमने एक इम्पल्सिव मूव को, अप साइड इम्पल्सिव मूव को कैप्चर किया है। क्योंकि 1 से लेके 5 तक की कैंडल्स जो है, इसमें अगर फिफ्थ कैंडल को हम एनालाइज करेंगे तो फिफ्थ कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज पिछली सारी कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज से हाई साइड है। इसलिए 1 नंबर की कैंडल स्टार्ट प्राइस से 5 नंबर की कैंडल के हाई प्राइस तक हम एक इम्पल्सिव मूव आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली टॉप साइड पे जब हम पहली रेड कैंडल देख रहे हैं, सो पहली रेड कैंडल से 5 कैंडल तक अगर हम प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें यह दिखता है कि फिफ्थ कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज पिछली सारी कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज प्राइस से लोअर साइड है। सो अकॉर्डिंगली मेरा अप साइड इंपल्सिव मूव एस्टेब्लिश हुआ, इसके साथ साथ एक करेक्टिव मूव भी एस्टेब्लिश हुआ है। जैसा कि हमने पहले समझा कि चार्ट पे प्राइस एक्शन में मिनिमम 3 क्राइटेरिया का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम अपने प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएँ या प्राइस एक्शन को एस्टेब्लिश कर पाएँ। उसमें पहला क्राइटेरिया है कि देयर शुड बी एन इम्पल्सिव मूव, उसके बाद एक करेक्टिव मूव होना चाहिए, उस करेक्टिव मूव के बाद वापस प्रीवियस इम्पल्सिव मूव कंटिन्यू होना चाहिए, तब हमारा प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसा कि हम चार्ट में देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव तो एस्टेब्लिश हो गया है, करेक्टिव मूव भी एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी थर्ड यानी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यानी अप साइड का इम्पल्सिव मूव अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। इसलिए अभी इस प्राइस एक्शन को हम एस्टेब्लिश प्राइस एक्शन नहीं मानेंगे। आइए इस थर्ड एग्जाम्पल में एक क्लियर प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करें। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा प्राइस जर्नी ये कैंडल नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुई और कैंडल नंबर 5 तक इसने एक इम्पल्सिव मूव दिया। इम्पल्सिव मूव देने का क्राइटेरिया सेम था कि फिफ्थ कैंडल से पहले की सारी कैंडल्स अपनी प्रीवियस कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज प्राइस से ऊपर क्लोजिंग दे रही थी। साथ ही साथ हमारा जब करेक्टिव या पुल बैक एस्टेब्लिश हुआ तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि प्राइस करेक्शन जहाँ पे भी हुआ, लास्ट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज प्राइस अपने प्रीवियस सारी कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज प्राइस से लो साइड प्राइस एक्शन दिखा रहा है। एक बार करेक्टिव प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद प्राइस अगेन अप साइड मूवमेंट करना शुरू करता है कैंडल नंबर 1 से। अकॉर्डिंगली प्राइस कैंडल नंबर 5 तक पहुंचता है। सो अगर हम कैंडल नंबर 5 को एनालाइज करते हैं तो कैंडल नंबर 5 का ओपन हाई लो क्लोज प्राइस अपनी प्रीवियस कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज प्राइस से हायर साइड है। अकॉर्डिंगली फोर्थ कैंडल का प्रीवियस प्राइस ओपन हाई लो क्लोज से हायर साइड है। थर्ड कैंडल का सेकेंड कैंडल से हायर साइड है। अकॉर्डिंगली सेकेंड कैंडल का फर्स्ट कैंडल से हायर साइड है। सो इस प्राइस एक्शन को वापस हम एक इम्पल्सिव प्राइस एक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमारा एक प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है जहां पे हमारा एक इम्पल्सिव मूव है, उसके बाद करेक्टिव मूव है, उसके बाद वापस से मेरा इम्पल्सिव मूव है। तो इस प्राइस एक्शन को हम ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन कह सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे ये रेड कैंडल को हमने इग्नोर किया है,
सिर्फ आपको समझाने के लिए, हालांकि ये रेड कैंडल एक अगेन छोटी सी करेक्टिव मूवमेंट दिखा रही है, बट इसीलिए हमने इस कैंडल को कंसिडर ना करके आपको समझाने के लिए यहाँ से यहाँ तक के प्राइस एक्शन को एक इम्पल्सिव मूव के अंडर कंसिडर किया। सो आई होप आपको स्टॉक के चार्ट पे होने वाले प्राइस एक्शन को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी इस एग्जाम्पल से। सो जैसा कि हमने समझा कि किसी स्टॉक के चार्ट को या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से पहले उसमें होने वाले प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन का मिनिमम 3 क्राइटेरिया होता है। देयर शुड बी एन इम्पल्सिव मूव, उसके बाद एक करेक्टिव मूव, एंड उसके बाद वापस से सेम डायरेक्शन में इम्पल्सिव मूव अगर हो गया तो हमारा प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो गया। होप पिछले कुछ एग्जाम्पल से आपको चार्ट में होने वाले प्राइस एक्शन का कुछ आइडिया लग गया होगा। यानी कि किसी चार्ट पे हम प्राइस एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हमने पिछले कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझा। आइए अब समझते हैं कि इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव कब तक वैलिड होता है। यानी कि एक इम्पल्सिव मूव कब तक इम्पल्सिव में है या एक करेक्टिव मूव कब तक करेक्टिव माना जाता है। सो इसको समझना बहुत आसान है। जब कभी भी प्राइस एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट करता है, यानी कि जिस भी प्राइस से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ है, जैसे कि इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, सो हमारा इम्पल्सिव प्राइस मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यूअस अपसाइड एक मूवमेंट हमें मिला। सो इम्पल्सिव मूव का स्टार्ट प्राइस से इम्पल्सिव मूव के एंड प्राइस तक का प्राइस एक्शन एक रेंज आइडेंटिफाई करता है या एक रेंज एस्टेब्लिश करता है, जिसके बाद हमारा करेक्टिव मूव स्टार्ट होता है। हमारा करेक्टिव मूव तब तक माना जाता है या करेक्टिव मूव तब तक वैलिड होता है जब तक कि ये करेक्टिव मूव विद इन प्रीवियस इम्पल्सिव मूव की रेंज के अंदर हो। मैं रिपीट करता हूँ, इम्पल्सिव मूव की एक रेंज एस्टेब्लिश होने के बाद जब करेक्टिव मूव स्टार्ट होता है, सो ये करेक्टिव मूव तब तक वैलिड होता है या तब तक करेक्टिव माना जाएगा जब तक कि वो पिछले इम्पल्सिव मूव की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है या मूवमेंट दे रहा है। जब कभी भी प्राइस इम्पल्सिव मूव से करेक्टिव मूव दिखा के वापस अपने इम्पल्सिव साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, सो ये हमारा एक प्रॉपर प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश करता है। सो हमारा करेक्टिव मूव तब तक है जब तक कि वो पिछले इम्पल्सिव मूव की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है या रेंज के अंदर प्राइस एक्शन दिखा रहा है। सो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई प्राइस एक्शन, करेक्टिव प्राइस एक्शन पिछले इम्पल्सिव मूवमेंट के प्राइस एक्शन से बियॉन्ड एक्सटेंड हो जाता है या बियॉन्ड निकल जाता है, सो उस केस में हम किस प्राइस एक्शन को इम्पल्सिव मानेंगे और किस प्राइस एक्शन को करेक्टिव मानेंगे। सो जब कभी भी प्राइस इम्पल्सिव यानी पिछले प्राइस एक्शन के स्टार्ट पॉइंट से आगे एक्सटेंड हो जाता है, तो उस केस में हम हमारा करेक्टिव मूव जो होता है वो इम्पल्सिव में कन्वर्ट हो जाता है और इम्पल्सिव मूवमेंट के बाद हम फिर से अगला करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर करेक्टिव मूव के बाद वापस प्राइस विद इन सेम इम्पल्सिव मूवमेंट को अलाइन कर लेता है, सो हमारा प्राइस एक्शन वापस से एस्टेब्लिश होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं कि माना कि हमारा एक इम्पल्सिव प्राइस मूवमेंट इस प्राइस रेंज से स्टार्ट होके एक इम्पल्सिव मूवमेंट दिया। अभी उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक करेक्टिव मूव आएगा और ये करेक्टिव मूव स्टार्ट होता है। अभी ये करेक्टिव मूव करता हुआ पिछले इम्पल्सिव मूव के स्टार्ट प्राइस की रेंज से भी आगे एक्सटेंड कर जाता है, जो कि स्टार्ट प्राइस ये था हमारा। सो अगर प्राइस इम्पल्सिव मूव के स्टार्ट प्राइस की रेंज को क्रॉस कर जाता है, तो उस केस में जो करेक्टिव मूव हमारा एक्सटेंड हो रहा है, उसे हम
इम्पल्सिव मूव मानेंगे या वो इम्पल्सिव मूव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जैसा कि हमने पढ़ा कि एक इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव आना बहुत ज़रूरी है। जब ये हमारा करेक्टिव मूव इम्पल्सिव मूव में कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट प्राइस एक्शन में हम वापस से एक करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट करेंगे। उस करेक्टिव मूव के बाद अगर वापस प्राइस हमारा फिर से इम्पल्सिव मूव के साइड अलाइन हो जाता है, तब हमारा एक प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होगा। आई होप इस एग्जाम्पल से हमें इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव के बीच का रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं ट्रेंड क्या होता है। प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद स्टॉक जिस डायरेक्शन में प्राइस का मूवमेंट इंडिकेट करता है उसे हम ट्रेंड कहते हैं। यानी कि अगर स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में एक प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है तो इसे हम अप ट्रेंड के नाम से जानते हैं, और अगर प्राइस किसी प्राइस एक्शन को एस्टेब्लिश करने के बाद निगेटिव साइड में या डाउन साइड में मूवमेंट दिखा रहा है तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है, इसके क्राइटेरिया क्या हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम किसी चार्ट पे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अप ट्रेंड की क्या क्राइटेरिया हैं। अप ट्रेंड का पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अप ट्रेंड में प्राइस नए हाइज मेंटेन करता हुआ अपसाइड मूवमेंट देता है, इसके साथ साथ नए लोज भी मेंटेन करता है। यानी कि किसी अपसाइड प्राइस एक्शन में अगर नए हाइज मेंटेन हो रहे हैं या नए हाइज बन रहे हैं और उसके साथ साथ नए लोज भी बनते हुए प्राइस आगे बढ़ रहा है तो इसे हम अप ट्रेंड कह सकते हैं। अप ट्रेंड का दूसरा क्राइटेरिया है कि अप ट्रेंड में प्राइस हमेशा पिछले हाई को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है। और अप ट्रेंड का तीसरा क्राइटेरिया है कि अप ट्रेंड में प्रीवियस लो हमेशा सिक्योर रहता है, यानी कि प्रीवियस लो का प्राइस कभी ब्रेक नहीं होता। इन एनी केस अगर प्रीवियस लो का प्राइस ब्रेक होता है तो हमारा अप ट्रेंड नहीं रहेगा। सिमिलरली हमारा डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन होता है। डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन के भी 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है कि एक ऐसा प्राइस एक्शन या डाउन साइड का एक ऐसा प्राइस एक्शन जिसमें प्राइस नए लोज और नए लोअर हाई बनाते हुए आगे बढ़े। यानी कि डाउन ट्रेंड के प्राइस एक्शन में नए लोज बनाता हुआ प्राइस डाउन साइड आगे बढ़ता है, इसके साथ साथ नए लोअर हाइज बनाता हुआ भी डाउन साइड आगे बढ़ता रहता है। डाउन साइड का या डाउन ट्रेंड का दूसरा क्राइटेरिया है कि डाउन ट्रेंड में भी सिमिलर लाइक अप ट्रेंड प्रीवियस लो जो है ब्रेक करके प्राइस लो साइड मूव देता है। डाउन ट्रेंड का तीसरा और लास्ट क्राइटेरिया है कि डाउन ट्रेंड में हमेशा प्रीवियस हाइज या लोअर हाइज जो हैं वो सिक्योर रहते हैं, यानी कि ये कभी ब्रेक नहीं होते। इन एनी केस अगर लोअर हाइज या पिछला हाई हमारा ब्रेक होता है डाउन ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड नहीं माना जाएगा। ये थे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के 3 बेसिक क्राइटेरियाज, जिनको हम चार्ट पे अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक स्टॉक का ट्रेंड क्या है उसे आसानी से समझा जा सकता है। इन ट्रेंड को हम चार्ट पे 3 तरह से एनालाइज कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 3 तरह के एनालिसिस डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग होराइजन पे। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से बात करेंगे। आइए समझते हैं कि ये 3 टाइप के एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस चार्ट पे क्या होते हैं। ये चार्ट पे 3 तरह से ट्रेंड एनालिसिस में सबसे पहला एनालिसिस आता है जिसे हम ट्रेंड एनालिसिस थ्रू कैंडल्स कहते हैं। दूसरा एनालिसिस हम ट्रेंड एनालिसिस थ्रू स्विंग्स समझ सकते हैं।
और तीसरा और लार्जर जो एनालिसिस है उसे हम ट्रेंड एनालिसिस थ्रू स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कि इन्हें हम चार्ट पे कैसे समझ सकते हैं या इनके क्राइटेरिया क्या होते हैं। क्राइटेरिया तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि किसी चार्ट पे सबसे पहले हमें एक प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जैसे ही हमारा प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद हम एक ट्रेंड को या ट्रेंड के क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं। ट्रेंड के क्राइटेरियाज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के तीन क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो तीनों क्राइटेरिया हमारे किसी प्राइस एक्शन पे अप्लाई हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम चार्ट को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कैंडल स्टिक के थ्रू एक ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो जैसा कि हमने पहले बात की कि किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें कैंडल्स या चार्ट पे होने वाले प्राइस एक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। सो प्राइस एक्शन के रूल्स क्या बोलते हैं कि प्राइस को एक इम्पल्सिव मूव देना है, उसके बाद एक करेक्टिव मूव देना है एंड वापस एक इम्पल्सिव मूव देना है सो दैट कि हमारा प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो जाए। सो अगर हम इस इलस्ट्रेशन को देखें तो इस इलस्ट्रेशन में हमारा प्राइस एक्शन प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहली कैंडल एक इम्पल्सिव मूव देके अपसाइड मूवमेंट दे रही है, उसके बाद एक दूसरी कैंडल करेक्टिव मूव दे रही है जो कि हमारी रेड कैंडल के थ्रू करेक्टिव मूव को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड उसके बाद तीसरी कैंडल वापस मेरी एक इम्पल्सिव मूव दे के हाई पर क्लोजिंग दे रही है। सो यानी यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में हमारा प्राइस एक्शन प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो रहा है। चूंकि प्राइस अपसाइड मूवमेंट दे रहा है सो फर्स्ट इंडिकेशन हमारा ये मिलता है कि प्राइस अप ट्रेंड में हो सकता है, लेकिन ये अप ट्रेंड मेरा एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है इसके लिए हम अप ट्रेंड के क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे। सो अप ट्रेंड का पहला क्राइटेरिया हमने क्या समझा था कि अप ट्रेंड में प्राइस हमेशा नए हाइज और नए लोज फॉर्म करता हुआ अपसाइड मूवमेंट देता है। सो आइए चेक करते हैं कि ये क्राइटेरिया इस इलस्ट्रेशन में अप्लाई हो रहा है या नहीं। सो अगर हम लेटेस्ट प्राइस की बात करें सो मेरा प्राइस एक लेटेस्ट हाई पर बैठा हुआ है, तो क्या ये हाई से पहले भी कुछ हाई बने हैं? तो आंसर है यस। सो देखिए कि प्राइस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो एक नए हाइज बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ प्राइस नए लोज भी फॉर्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले मेरा एक नया लो बना हुआ था, उसके बाद मेरा फर्दर लो बना, उसके बाद मेरा लास्ट कैंडल में एक नया लो बन रहा है। सो मेरा पहला क्राइटेरिया जो कि ये बोलता है अप ट्रेंड का कि प्राइस मूवमेंट हायर हाइज एंड नए लोअर हाइज बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इसे हम अप ट्रेंड बोल सकते हैं। सो अप ट्रेंड का पहला क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद हम दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं कि क्या प्राइस अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करता हुआ अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। सो यस, आप अगर देख रहे हैं तो मेरा ये करंट हाई जो है अपने प्रीवियस प्राइस के लेवल को ब्रेक करके ही आगे बढ़ा और एक नया हाई फॉर्म किया। अगर मैं पिछली कैंडल को भी ऑब्जर्व करूं तो पिछली कैंडल के हाई ने उससे पहले वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करके एक नया हाई फॉर्म किया। सो यानी कि मेरा दूसरा क्राइटेरिया अप ट्रेंड का भी फुलफिल हो रहा है। आइए समझते हैं कि तीसरा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है या नहीं। सो तीसरा क्राइटेरिया हमारा अप ट्रेंड का क्या बोलता है कि तीसरे क्राइटेरिया में प्राइस एक्शन हमेशा लोज को सिक्योर करता हुआ आगे बढ़ता है, यानी कि लो हमारा कभी भी ब्रेक नहीं होता। सो ये तीसरा क्राइटेरिया भी इस प्राइस एक्शन में प्रॉपर अप्लाई हो रहा है। सो नाउ इट इज एन एस्टैब्लिश अप ट्रेंड। इसे हम प्रॉपर अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपका प्राइस एक्शन का या ट्रेंड का सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने पर ही हम किसी ट्रेंड को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा अप ट्रेंड का पहला और दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल हो और तीसरा ना हो और हम ये एस्टेब्लिश कर लें कि प्राइस मेरा अप ट्रेंड में है। सो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है
कि जब हम अप ट्रेंड को एनालाइज करें सो हमारे प्रीवियस तीनों क्राइटेरिया अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी स्टॉक के अप ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप डाउन ट्रेंड के प्राइस को भी एनालाइज कर सकते हैं इस इलस्ट्रेशन के थ्रू, और हमें जवाब दें कि क्या ये प्राइस एक्शन एक प्रॉपर प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है या नहीं। अगर ये प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है तो क्या डाउन ट्रेंड की क्राइटेरिया इसमें अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इस इलस्ट्रेशन को एनालाइज करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल के अपडेट करें कि क्या यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं। सो होप इस एग्जाम्पल से हमने एक अच्छे से समझा कि किसी कैंडल दर कैंडल हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि एक स्विंग के थ्रू हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्राइटेरिया और रूल्स सेम होते हैं, लेकिन हमारा एनालिसिस सिर्फ नॉट ओनली फॉर 3 कैंडल और 4 कैंडल लिमिटेड कैंडल, बट हम उसको एनालाइज करते हैं मल्टीपल कैंडल के स्विंग फॉर्मेशन से। चलिए आगे देखते हैं, सो बेटर समझ में आएगा। स्विंग के थ्रू ट्रेंड एनालिसिस करना भी एक सिंपल वे है, सिमिलर लाइक कैंडल के थ्रू ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। सारे क्राइटेरिया सारे रूल्स सेम होते हैं, बट फ़र्क इतना होता है कि हम यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स के थ्रू एक इम्पल्सिव मूव को आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलरली मल्टीपल कैंडल के थ्रू एक करेक्टिव मूव को आइडेंटिफाई करते हैं एंड फर्दर मोर। सो ये इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव एक स्विंग बनाते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम पहले इलस्ट्रेशन पे बात करें, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हमारे पास एक स्विंग बन रहा है। प्राइस एक स्विंग देकर फिर इम्पल्सिव मूव स्टार्ट कर रहा है। सो अगर हम चार्ट पे स्विंग के थ्रू ट्रेंड एनालाइज करते हैं तो क्राइटेरिया हमारा सारा सेम होता है कि क्या मेरा प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इस पहले इलस्ट्रेशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक प्राइस स्टार्ट होने के बाद एक मल्टीपल कैंडल से कंटिन्यूअस इम्पल्सिव मूव देता हुआ दिख रहा है। उसके बाद प्राइस एक करेक्टिव मूवमेंट देता है। करेक्टिव मूवमेंट देने के बाद वापस इम्पल्सिव मूव की तरफ कंटिन्यू हो जाता है, जो कि अपसाइड है। सो चूंकि ये प्राइस एक्शन अपसाइड मूवमेंट हमें इंडिकेट कर रहा है, यानी कि मेरा करेक्ट प्राइस एक्शन एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। सो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड प्राइस एक्शन हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम अपने क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे। हमारा पहला क्राइटेरिया बोलता है कि किसी भी प्राइस एक्शन में अगर प्राइस नए हाइज एंड लोज फॉर्म करता हुआ अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो ये एक अप ट्रेंड है। सो यहाँ पे हमारा नया हाई फॉर्म होते हुए प्राइस दिखा रहा है और साथ ही साथ मेरे लोज भी मेंटेन हो रहे हैं, लोज भी बन रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया बोलता है कि लेटेस्ट प्राइस एक्शन पिछले हाई को ब्रेक करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा पिछला हाई को अगर आप देख रहे हैं तो ये ब्रेक होकर एक नया हाई फॉर्म कर रहा है। सो हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। तीसरा क्राइटेरिया हमारा ये बोलता है कि करेंट प्राइस एक्शन में प्रीवियस लोज कभी ब्रेक नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्रीवियस लोज है या हायर लो है, जो कि नीचे पे ब्रेक नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हमारा प्रॉपर एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश होते दिख रहा है। सिमिलरली आप डाउन ट्रेंड के प्राइस एक्शन को भी एनालाइज कर सकते हैं और अपने कमेंट को अपडेट कर सकते हैं। एक प्राइस एक्शन में कब इम्पल्सिव मूव स्टार्ट होता है या कब करेक्टिव मूव स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम बहुत ही ब्रॉडली आगे आने वाले एपिसोड में समझेंगे। क्योंकि अगर आपको करेक्टिव मूव का स्टार्ट या करेक्टिव मूव का एंड मालूम नहीं है, सो एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो इन सारी बातों को हम आगे आने वाले एपिसोड में समझेंगे। आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर के थ्रू एक ट्रेंड को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, जो कि एक बड़े फॉर्म में स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो जब हम स्ट्रक्चर में ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, सो उसमें हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रक्चर होता क्या है। सो स्ट्रक्चर छोटे छोटे स्विंग्स से बना होता है और ये स्विंग्स छोटी छोटी कैंडल्स से बनती है। सो अगर एक स्ट्रक्चर में हम बात करें तो हमारे छोटे छोटे कैंडल दर कैंडल ट्रेंड्स भी होते हैं, उसके साथ साथ
स्विंग के साथ भी बने हुए कुछ ट्रेंड्स होते हैं, और इन दोनों कैंडल और स्विंग के ट्रेंड को अगर हम क्लब कर लेते हैं या कंसोलिडेट कर लेते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चरल स्विंग एस्टेब्लिश होता है। जैसा कि इस इलस्ट्रेशन में हम देख पा रहे हैं कि पहले अगर कैंडल दर कैंडल हम बात करें तो मेरा एक इम्पल्सिव मूव था, उसके बाद एक करेक्टिव मूव आया एंड वापस मेरा एक इम्पल्सिव मूव हुआ। कैंडल के अकॉर्डिंग मेरा एक अप ट्रेंड एस्टेब्लिश था। जब मल्टीपल कैंडल के थ्रू हमने स्विंग को एनालाइज किया तो मेरा प्राइस यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव देता हुआ इस स्विंग तक आता है, और उसके बाद एक करेक्टिव मूव देता है, और उसके साथ एक नया इम्पल्सिव मूव दिखाता है जो कि एक स्विंग बना रहा है। और इन मल्टीपल स्विंग को अगर हम एक सिंगल इम्पल्सिव मूव से कनेक्ट करते हैं सो मेरा ये लो प्राइस इस हाई प्राइस तक जाता है, और उसके बाद इस हाई प्राइस से मेरे छोटे छोटे करेक्टिव मूव एस्टेब्लिश होते हैं जो कि कैंडल से भी हो रहे हैं और स्विंग से भी हो रहे हैं, एंड इसके बाद वापस मेरा एक इम्पल्सिव मूव स्ट्रक्चर का मेंटेन होता है। इस स्ट्रक्चर इम्पल्सिव मूव में भी आप देख पा रहे हैं कि कैंडल के थ्रू के भी ट्रेंड्स हैं, स्विंग के भी ट्रेंड्स हैं एस्टेब्लिश हैं, और इन दोनों को मिलाने के बाद या इन सारे ट्रेंड्स को एक एस्टेब्लिश करने के बाद हमें एक स्ट्रक्चरल प्राइस एक्शन आइडेंटिफाई होता है। अकॉर्डिंगली इस पर भी हम अपने ट्रेंड के क्राइटेरिया को अप्लाई करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर हमारा अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इस स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद क्या मेरा अप ट्रेंड स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपडेट दें, अपने फीडबैक को शेयर करें, ताकि हमें ये क्लियर आइडेंटिफाई हो जाए कि आपको प्राइस एक्शन और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करें, रूल्स और क्राइटेरिया को समझें, ताकि आपको एक चार्ट पे होने वाले प्राइस एक्शन अकॉर्डिंगली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सके। आने वाले एपिसोड में हम कुछ माइक्रो एनालिसिस को समझेंगे, यानी कि एक इम्पल्सिव मूव कहाँ पे एंड होता है और कहाँ से करेक्टिव मूव स्टार्ट होता है, करेक्टिव मूव को आइडेंटिफाई करने के क्राइटेरिया क्या हैं, और करेक्टिव मूव कब एंड होके वापस इम्पल्सिव मूव स्टार्ट करता है, उसके क्या क्राइटेरिया हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे सो दैट हमारा एनालिसिस और भी स्ट्रांग हो सके। इसके साथ साथ अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया और समझ में आया सो प्लीज़ कंटेंट को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाकर आपको प्रेजेंट कर सकें जो कि आपको हेल्प करे स्टॉक मार्केट में एक अच्छे एनालिसिस करने की। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।